साथ में हूँ वरुण दुबे और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां आपको रोज की तरह बताएंगे 20 ऐसे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे जमकर कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो सबसे पहले एसजेक निफ्टी देखिए, सेंचुरी लगा रहा है, करीब 112 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो आपको एसजेक निफ्टी में देखने मिल रही है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लोबल संकेत। और खासकर देखिए सभी की नज़र थी कि यूएस का फेड क्या डिसीजन लेता है। तो वहाँ पे नो डाउट ये कहा गया है कि टेपरिंग हम शुरू करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसकी डेट अभी कुछ कही नहीं गई है। लोग मान रहे हैं कि शायद हो सकता है कि नवंबर से थोड़ी बहुत शुरुआत हो, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल मार्केट संकेत दे रहे हैं लगता नहीं है कि बहुत जल्द कुछ शुरुआत होने वाली है। आप देखिए यूएस के मार्केट्स हरे निशान में बंद हुए, सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स वहाँ भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। करीब 115-116 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो डाउ फ्यूचर्स में देखने मिल रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में काम कर रहे हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी देखेंगे, एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे, जापान तो बंद है लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स में भी आपको हरे निशान में कारोबार दिख रहा है। इसकी दो वजह है, एक तो फेड की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जो कि मार्केट को नर्वस करे, इसका इम्पैक्ट आप ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा इवेंट जो था अब वो आपके पीछे छूट चुका है और अब ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो बाजार को नर्वस कर सके। देख रहे हैं कि मार्केट्स फिर से अपनी रैली जो है उसको रिज्यूम कर रहे हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि सब जगह आपको हरियाली देखने मिल रही है और आज ऐसा ही ट्रेंड जो है हो सकता है कि इससे अच्छी तेजी आपको इंडियन मार्केट्स में देखने मिले जो एसजेक निफ्टी दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि हम गिरे थे ग्लोबल तर्ज पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स दबाव में थे। फेड की पॉलिसी में आपको जाना था, एवरग्रांड का जो इशू था वो कहीं ना कहीं लिंगर कर रहा था ग्लोबल मार्केट्स पे माफ़ कीजिएगा। तो फेड की पॉलिसी तो ख़त्म हो चुकी है और एवरग्रांड का जो इशू है वो भी अब रिजॉल्व हो चुका है। ये भी अभी कहीं ना कहीं अपने जो कर्ज है उसका भुगतान करने वाले हैं, कुछ पार्शली कुछ करने वाले हैं, ऐसे कुछ खबर निकल के आई है। तो वो इशू जो है वो भी अब पीछे छूट चुका है। तो जितनी भी चिंताजनक खबरें थी अब वो है नहीं कहीं ना कहीं। तो इसका इम्पैक्ट जो है शायद आपको आज मार्केट्स में देखने मिलेगा। आप फेड की पॉलिसी में देख सकते हैं किस तरह उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आगे चल के शायद समय है 2024 के आसपास तक शायद वो ब्याज दरें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हाल फिलहाल में बॉन्ड की जो बाइंग कर रहे हैं उसका शायद कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं कि शायद वो अभी टेपरिंग जो है वो इतने जल्द शुरू नहीं होगी, हो सकता है कि मिड 2022 के आसपास तक शुरू हो। तो ये सब तर्क थे जिसके कारण आपने देखा कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छी तेज़ी देखने मिली। वहाँ देखिए ये भी कहा गया है कि कोरोना का थोड़ा असर जो है उस पर आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो रही है, इन्फ्लेशन थोड़े समय तक बढ़ा हुआ रह सकता है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि फेड ने कहा है और उसके बाद आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स जो है वो काफ़ी हद तक संभले हैं। और देखिए वैसे भी अगर लोगों को डर होता ना कि ग्लोबल मार्केट में टेपरिंग शुरू हो जाएगी जल्दी, तो जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें आपको शायद उछाल देखने मिलता, वो भी हुआ नहीं है। तो हर जगह से संकेत अच्छे हैं, यूएस के मार्केट से अच्छे संकेत है, एवरग्रांड का जो इशू है वो भी रिजॉल्व हुआ है और इसके लिए आप देख रहे हैं कि आज हमारे मार्केट्स भी हरे निशान में खुलेंगे। इतना तो पक्का है। अब ये तेज़ी और कितनी बनेगी, सेंचुरी की डबल सेंचुरी बनेगी क्या, ये देखने लायक स्थिति होगी। मेरे तरफ से एक बिकवाली का कॉल है, बाकी 9 खरीदारी के कॉल है। कुशल, आपकी क्या रणनीति है? आप इस ग्लोबल ओवरऑल ट्रेंड को कैसे देख रहे हो? एवरग्रांड आपने तो क्लोजली ट्रैक किया है, अब क्या हो गया, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक है वरुण, और इनफैक्ट जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई थी एवरग्रांड के मामले को लेकर अब वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफ़ी एनालिस्ट भी एक्सपेक्टेशंस ये लगा रहे थे कि ये जो रेजोल्यूशन है ये होता हुआ दिखेगा और अगर ये चीज़ हो गई है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट जो बिल्डअप आगे के लिए हो सकता है वो काफ़ी बेहतरीन है, खासकर मेटल सेक्टर्स के लिए। आप देखिए एवरग्रांड का जब इशू हुआ था तो उसके बाद मेटल काउंटर्स में किस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेजोल्यूशन सामने निकल कर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मेटल स्पेस में आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और कुछ और स्टॉक या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जो है उसको फैक्टर इन कर मेरी पूरी टीम जो है आज खरीदारी की है। पूरी टीम खरीदारी की है, ये एक अच्छी बात है कि आपको चौतरफा खरीदारी देखने मिलेगी। हाँ, एक मैं आपको ये दे देता हूँ कि एक गलती से मैंने कह दिया था कि मिड 2020 तक शुरू करेंगे, मिड 2022 तक ख़त्म करेंगे टेपरिंग, ये मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि नवंबर के आसपास हो सकता है कि शुरू हो, लेकिन हाँ ग्लोबल मार्केट जिस तरह से चल रहे हैं ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी हाल में टेपरिंग का कोई सरदर्द ग्लोबल मार्केट लेके चल रहे हैं। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ग्लोबल मार्केट देखिए, बॉन्ड यील्ड्स देखिए, कोई असर पड़ा नहीं है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज तो तेज़ी के जितने भी सौदे हैं वो आपको लेके चलने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कैश का काउंटर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, वो है DCW। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा जितने भी इनफैक्ट इस लीग के काउंटर है
खासकर जो कॉस्टिक सोडा वाले काउंटर्स है उनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी, क्योंकि खबर यह है कि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में कॉस्टिक सोडा की जो कीमतें हैं उसमें करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है एक्रॉस कॉस्टिक सोडा वाली कंपनीज़ है वहाँ पे आपको देखने मिलेगा। DCW, इस कंपनी की अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो 1 लाख टन के आसपास की पर एनम की कैपेसिटी है कॉस्टिक सोडा की। तो इस खबर का इम्पैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से टाटा केमिकल्स भी है जो कि इस स्पेस में काम करती है। तो इन सब कंपनियों को अपने रडार पर रखिएगा। लेकिन DCW ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस कंपनी की मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है काफ़ी हद तक बड़ा रेवेन्यू जो है वो कॉस्टिक सोडा से आता है। नजर रखिएगा, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 41 के लक्ष्य के लिए। 38 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपका कैश का काउंटर? देखिए, आज का मेरी टीम का पहला काउंटर है मद्रास फर्टिलाइजर। आप देखिए, फर्टिलाइजर को लेकर एक खबर आती हुई दिख रही है, न्यूज़ रिपोर्ट्स है कि यहाँ पर सरकार जो है फर्टिलाइजर पर एडिशनल 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे सकती है किसानों को। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आज आपको जितने भी फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स हैं वहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैंने पहला काउंटर चुना है मद्रास फर्टिलाइजर का, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 31 रुपये के टारगेट के लिए। 28.5 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था शो की शुरुआत में कि यहाँ पर जो एवरग्रांड का रेजोल्यूशन हुआ है उससे कहीं ना कहीं जब ये नहीं हुआ था, जो इम्पैक्ट आपको मेटल काउंटर्स पर आता हुआ दिखा था, वो एक रिवर्सल ट्रेंड में वापस से आएगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टाटा स्टील जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, करीबन 10% की गिरावट यहाँ पर हमें उस दिन देखने को मिली थी, तो वो सेंटिमेंट जो है वो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। और लाइकली मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में भी आज वैसा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर आप ग्लोबल संकेतों की भी बात करें, चाहे आप US मार्केट्स की भी बात करें, तो वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखी है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी ग्लोबल मार्केट्स मजबूत होते हैं तो मेटल काउंटर्स और जो साइक्लिकल्स हैं खासकर, वहाँ पर अच्छी तेज़ी हमें आती हुई नजर आती है। तो टाटा स्टील में खरीदारी कीजिए। इसके फ्यूचर्स में 1350 के टारगेट के लिए 1290 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वरुण, आपने क्या चुना है यहाँ पर? डेफिनेटली कुशल, मैंने तो एक NBFC काउंटर चुना है, लेकिन हाँ काफ़ी सारे मेटल काउंटर जो मेरे भी रडार पे थे। और जाहिर सी बात है कि ये एवरग्रांड का जो इशू था उसके चलते जिस तरीके से मेटल काउंटर्स की पिटाई हुई थी, टाटा स्टील एक दिन में 10% गिर जाएगा किसने सोचा था। लेकिन हाँ, गिरा हुआ नो डाउट, उसके बाद चला। लेकिन अभी भी वो जो रिकवरी पूरी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। और इसके लिए शायद सही बात है आपकी कि जितने भी मेटल काउंटर्स है ना, वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। एक आध मेटल काउंटर्स मैंने भी अपने टीम में लिया है, आपको आगे बताऊंगा वो कौन सा है। लेकिन फिलहाल बता देता हूँ कि जो फ्यूचर में खरीदारी की मैं सलाह दे रहा हूँ वो NBFC काउंटर कौन सा है, और वो है बजाज फिनसर्व। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। देखिए, ये बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं ना, ये एक अलग ही लीग में चल रहे हैं। अचानक किसी दिन उठ के ये चलना शुरू हो जाते हैं। और अब तो इसमें कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही है जो कि अब इसमें करीब 20,000 21,000 के आसपास के टारगेट जो है वो दे रहे हैं। नो डाउट एक बड़ा काउंटर है, लेकिन जब ये चलता है तो 4-4, 5-5, 6-6% के आसपास की रैली जो है वो आपको देखने मिलती है। ब्रोकरेज हाउसेस का भी भरोसा जो है इस काउंटर पे बढ़ते जा रहा है। करीब 13,000 के आसपास से इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 13-14,000 के आसपास से। और अब 20,000 के आसपास के टारगेट जो है वो कुछ डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में खरीदारी करना चाहिए। 17,900 के आसपास के लेवल के लिए इंट्राडे के लिए छोटे टारगेट्स दिए हैं मैंने। 17,500 का आप एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। लेकिन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन दोनों ही काउंटर्स पर नजर रखिएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत एक्शन जो है इन काउंटर्स में देखने मिले। चलिए चलते अब अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और वैसे तो देखिए, ये स्टॉक को मैं कम ही लेता हूँ अपने टीम में, लेकिन हाँ आज इस स्टॉक में खबर है, इसके चलते मैंने इस काउंटर को लिया है। और ऑप्शन के जरिए अगर आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और वो है जुबिलेंट फूड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 4,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद लीजिएगा। 170 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 125 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब खरीदारी की सलाह क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जुबिलेंट फूड अब हेल्थ फूड क्षेत्र में एंट्री कर रहा है। वेलवर्स हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड में इस कंपनी ने 25% के आसपास का हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। 10 करोड़ में 25% हिस्सा खरीदा जाएगा। अब देखिए, वैसे तो जुबिलेंट फूड के लिए 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने इसके पहले देखा है, भले वो बिरयानी हो, भले वो डंकिंग डोनट्स हो, भले वो कोई भी कारोबार हो जिसमें जुबिलेंट फूड जब नया उतरा है, तब आपने इस स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी तेज़ी देखी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस कंपनी की जितने भी एक्विजिशंस है या फिर जितने भी नए बिजनेस वर्टिकल्स में एंटर करता है उसको रिवॉर्ड करता है। तो मेरे ख्याल से आज भी मार्केट इसको रिवॉर्ड करेगा। इसके लिए जुबिलेंट फूड का 4,100 का जो कॉल ऑप्शन है आपको वो खरीदना है। हो सकता है कि 2-4% के आसपास की तेज़ी आपको जुबिलेंट फूड में देखने मिले, लेकिन इसका जो कॉल ऑप्शन है उसमें करीब 20-25% के आसपास की तेज़ी हो सकती है। इसके लिए मैं यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 170 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। यहाँ पे 125 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, आप क्या खरीद रहे हैं?
देखिए, मेरा मेटल काउंटर्स पर रुझान जो है पॉजिटिव बना हुआ है और टाटा स्टील के साथ साथ मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी पर भी आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। आप देखिए 160 170 के लेवल से स्टॉक जो है टूटकर 140 145 के लेवल्स पर आ गया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपके लिए खोने को बहुत ज़्यादा नहीं है और कहीं ना कहीं जो ट्रेंड्स और जो सेंटिमेंट्स रिवर्स होते हुए दिखे हैं उससे एनएमडीसी पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको आता हुआ दिख सकता है और इसीलिए 145 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है जो करीबन 5 रुपये की प्राइसिंग पर आपको मिल रहा है वो आपको खरीद कर चलना है। 9 रुपये के टारगेट के लिए 3 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, हमने आपको पहली 3 कैटेगरीज आपके सामने तो रख दी हैं, मतलब जो कैश और फ्यूचर्स और ऑप्शंस की कैटेगरीज है, पर आगे जो और कैटेगरीज बाकी है उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल पिक, और टेक्निकल पिक आपको बताएंगे कुशल। देखिए, आप टेक्निकल चार्ट्स पर देखेंगे तो एक स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है, वो है आदित्य बिरला फैशन का। आप देखिए कल के सत्र में भी दमदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया। करीब 6-6.5% की दमदार तेजी स्टॉक में रही और वैसे भी अगर आप देखें तो पूरे देश और दुनिया में जिस तरह की अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है और जो कंसर्न्स और जो एबरेशंस थे पर्टिकुलरली रिटेल स्पेस को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसके बादल अब हटते हुए दिख रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो फोकस रखना है उसमें जब ऑफिसेज वगैरह खुलते हुए दिख रहे हैं तो उससे आदित्य बिरला फैशन की सेल्स पर काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपको आता हुआ नजर आता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन या टेक्निकल चार्ट्स पर अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये जो पेस है ये आज भी फर्दर तेज हो सकती है और इसीलिए एबी फैशन में आपको खरीदारी करनी है। 220 के टारगेट के लिए 210 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वरुण, आपने क्या चुना है टेक्निकल पिक के आधार पर? देखिए, एकमात्र जो बिकवाली का कॉल है मेरा वो टेक्निकल पिक है और वो है सीमेंस। यहाँ पे आपको सीमेंस के फ्यूचर्स जो है उसमें बिकवाली करना है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मैं इस कंपनी का चार्ट निकाल के देख रहा था, इस कंपनी का चार्ट काफ़ी वीक है। मार्केट की तेज़ी में ये काउंटर है जो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, टेक्निकली वीक लगता है। यहाँ पे फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 2130 के इंट्राडे के लक्ष्य बता रहा हूँ मैं आपको 2190 का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर है ना इस काउंटर का बिगड़ चुका है, जिस तरह से इस काउंटर में फॉल देखने मिल रहा है। कल भी देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट ये काउंटर बंद हुआ था। मुझे लगता है इस काउंटर में बिकवाली जारी रह सकती है। आप थोड़ा पोजिशनल कॉल लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाइएगा और इस कंपनी को शॉर्ट करते जाइए। कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। चलिए चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी। फंडामेंटली वेदांता, ये काउंटर मुझे पसंद है। आज मेटल काउंटर जो है उनमें आपको अच्छी खासी चमक देखने मिल सकती है। आप जो काउंटर चाहिए वो खरीद सकते हैं, लेकिन वेदांता यहाँ पे 300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिर से एक बार ये काउंटर जो है वो 300 के ऊपर जाएगा। 305 307 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता है, तो उस लेवल तक ये आज वापस जा सकता है। उसके आगे निकल गया तो फिर आपको शायद 320 330 के आसपास के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो वेदांता ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फंडामेंटल कोई दिक्कत है नहीं, टेक्निकली भी स्ट्रांग लग रहा है। कुशल, फंडामेंटली आप क्या खरीदेंगे? देखिए, फंडामेंटली जो बाजार का दिग्गज आईटी काउंटर है इन्फोसिस, वहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। और दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं निकल कर आते हुए दिख रहे हैं। और ख़ासकर अगर आप कंपनी की बात करें, जो इन्फोसिस है वहाँ पर अच्छे रिटर्न रेशियोज आपको लगातार मिलते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर एक और न्यूज़ का भी डेवलपमेंट हुआ है आज के सत्र में, क्योंकि कंपनी ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस स्ट्रेटा या किस स्केल की कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो अपने आप में ये काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक करार है। और जहाँ तक इन्फोसिस की बात है तो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए करार किया गया है। और आगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स इनको लगातार मिलते हुए दिख रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको फर्दर इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो अभी से लेकर करीब 30% तक के गेंस आपको अगले 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए मैंने जो लक्ष्य इसका रखा है वो है 2200 रुपये का, जिस पर आपको फोकस करना है। चलिए, फंडा पिक हमने आपके सामने रख दी, पर अगली जो कैटेगरी है आईपीएल का माहौल है। और आईपीएल जो हमारा पिक है आज के लिए वो है कैन फिन होम्स का, जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। वैसे भी अगर आप काउंटर देखें तो लगातार फोकस में बना हुआ है और बेहतरीन तेज़ी आपको पिछले 1-1.5 महीने में इस स्टॉक में आती हुई दिखी। और कल के सत्र में भी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म ये करता हुआ दिखा था, हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी था। और मुझे लग रहा है कि जो कैन फिन होम्स एज ए काउंटर है, यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी अगले 6 महीनों में भी आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरह से रियल एस्टेट स्पेस में आपको लगातार बिक्री के आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो मांग है, जो लोन्स की मांग है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। और एसेट क्वालिटी भी अगर आप देखें तो इस कंपनी की काफ़ी बेहतरीन है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो डेफिनेटली कैन फिन होम्स पर अपनी नज़र बनाए रखें। अगले 6 महीनों में 750 रुपये ये आपका टारगेट रहेगा।
चलिए, तो कैनफिन होम्स में आपको खरीदारी करनी है जैसे कि, लेकिन कुशल ने बात की आईपीएल की। कुशल, आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस और केकेआर का मैच है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपने दुविधा में डाल दिया। मैं कलकत्ता से हूँ और बॉम्बे में पिछले 5 सालों से हूँ, तो डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। मे द बेस्ट टीम विन। डेफिनेटली मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन मैंने अच्छा कुशल को क्यों पूछा ये बता देता हूँ आपको। कुशल जैसे कि कुशल ने कहा कि अब तो वो बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन कुशल बिलोंग करते हैं कलकत्ता को, इसके लिए मैंने कुशल को पूछा कि किसको आप सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली कुशल, मे द बेस्ट टीम विन। देखते हैं कौन जीतता है। चलिए, आईपीएल स्टॉक जो मेरे तरफ से है वो है टिन प्लेट का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 400 रुपये का लक्ष्य अगले 3 से 4 महीने में आपको ये काउंटर दिखा सकता है। देखिए, हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि किस तरह से टिन की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है, और कहीं ना कहीं टिन की जो शॉर्टेज है वो जो BIS नियम लागू होने के बाद उसके बाद लगातार बढ़ते जा रही है। और अब तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उसके पहले क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो वैसे भी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और उसके चलते जो टिन की कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में आपको इस कंपनी के नतीजों में जब देखने मिलेगा, तब इस स्टॉक में आपको एक बहुत बेहतरीन उछाल देखने मिल सकता है। इसके लिए अभी से खरीदारी कीजिएगा। अभी भी 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 350 साढ़े 300 के आसपास इस काउंटर का लाइफ हाई है, उसको भी ये काउंटर ट्रेड करेगा, और बहुत जल्दी 400 के आसपास के लेवल जो ये काउंटर आपको दिखा सकता है। इसके लिए टिन प्लेट में आपको खरीदारी करना है। चलिए, चलते अगली कैटेगरी जो कि न्यूज़ के दम पे कैटेगरी, और न्यूज़ के दम पे जो मुझे पसंद है वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 790 के आसपास के लक्ष्य के लिए 745 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल जुबिलेंट इंग्रेविया में खबर यह है कि जुबिलेंट लाइफ साइंस इंटरनेशनल PTE ने सेफ फूड कॉर्पोरेशन में 10% के आसपास की हिस्सेदारी जो है उसको बेची है। 134 करोड़ के आसपास में ये हिस्सेदारी बेची गई है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको दिन भर में इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके खरीदारी कीजिएगा 790 के लक्ष्य के लिए। कुशल, न्यूज़ के दम पे क्या खरीदेंगे? बिल्कुल, अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूज़ के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स को लेकर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग अपग्रेड भी होता हुआ दिखा है, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। और खासकर अगर आप देखें तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने सब्सिडरी कंपनी के प्रोविजनल टैरिफ को मंजूरी दे दी है। तो ये 2 पॉजिटिव खबरें जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में कल भी अच्छी तेज़ी बनी थी और आज भी बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर में बनती हुई नज़र आ सकती है। तो 695 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 665 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। न्यूज़ के दम पे शारदा एनर्जी आपको खरीदना है। लेकिन आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस। आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और इसमें 2 फर्टिलाइजर काउंटर्स मैंने लिए हैं, RCF और फैक्ट। दरअसल देखिए, वैसे भी मार्केट में एक खबर थी कि हो सकता है कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो बढ़े, और कहीं ना कहीं अब कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है कि सरकार 25,000 करोड़ के आसपास की अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को दे सकती है फर्टिलाइजर के लिए। इस खबर का इम्पैक्ट हो सकता है शायद फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे। इसके लिए 2 फर्टिलाइजर काउंटर्स मैंने चुने हैं। RCF 77 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं, 72.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और अगला है फैक्ट, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 128 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 120 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए, फर्टिलाइजर काउंटर्स काफ़ी हाई बीटा होते हैं, ऐसे खबरों पे काफ़ी चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हाई बीटा है, गिर भी जल्दी जाते हैं। और आखिरी स्टॉक है रेमंड का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि इंजीनियरिंग डिवीजन जो है उसमें वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी ये कंपनी कर रही है, और इस डिवीजन का जल्द IPO जो है वो आ सकता है, डिमर्जर हो सकता है। इसका इम्पैक्ट जो है आपको इंट्राडे में रेमंड में देखने मिलेगा। बेहतरीन तेज़ी बनेगी इस काउंटर में। 455 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 425 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा वरुण, वो है ONGC का। आप देखिए ब्रेंट क्रूड में किस तरह की तेज़ी हमें लगातार बनती हुई नज़र आ रही है। कल के सत्र में भी 2% तक की तेज़ी हमें यहाँ पर आई थी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी बन सकती है उस एस्पेक्ट से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के लिए। तो 137 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 131 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर। डेफिनेटली जब टाटा स्टील पर मैं बुलिश हूँ, तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का सेगमेंट का काउंटर में यहाँ पर आपको तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। 875 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 845 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है अशोक लेलैंड पर, जहां पर आपको फोकस बनाकर चलना है। कल के सत्र में भी पॉजिटिविटी के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, और इन्होंने जो है अब लोन फाइनेंसिंग के लिए वो जो फेडरल बैंक है उनके साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा सा अशोक लेलैंड में भी आता हुआ नजर आएगा। वैसे भी मेटल्स और अगर आप ऑटोज़ की बात करें तो जो साइक्लिकल काउंटर्स हैं वहाँ पर तेज़ी जो है हमें आज के सत्र में बाजार के जो मोमेंटम है उसमें पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख सकता है। तो 132 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए,
125 आपका स्टॉप लॉस इसमें भी बनाकर चलना है। चलिए, तो हमारी टीम्स पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है DCW, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में बजाज फिनसर्व में खरीदारी करना है। ऑप्शंस में जुबिलेंट फूडवर्क का 4100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली सीमेंस का काउंटर कमज़ोर लगता है, फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली वेदांता का काउंटर अच्छा लगता है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आज का IPL स्टॉक है टिन प्लेट, 400 के लक्ष्य के लिए अगले 4 महीनों में आप खरीदारी कर सकते हैं। खबरों के दम पे जुबिलेंट इंग्रेविया में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में RCF, फैक्ट और रेमंड में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है रेमंड का, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी इस कंपनी के इंजीनियरिंग डिवीजन को लेके, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर में देखने मिलेगा। 455 के लक्ष्य के लिए आपको रेमंड में खरीदारी करना है। चलिए, कैश बेस से जो स्टॉक है उसको खरीदारी करके चलनी है। मद्रास फर्टिलाइजर्स में जिस तरह की खबरें आ रही हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर, साथ ही एवरग्रांड का जो रेजोल्यूशन होता हुआ दिखा है उससे फ्यूचर्स कैटेगरी में टाटा स्टील और NMDC ऑप्शन कैटेगरी में आपको खरीदारी करके चलनी है। आदित्य बिरला फैशन का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इन्फोसिस अगले 1 साल में 2200 रुपये के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कैनफिन होम्स भी काफ़ी मजबूत काउंटर लग रहा है अगले 6 महीनों के लिए। सादा मिनरल्स एंड एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग जो है आपको आउटलुक अपग्रेड भी होता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर फोकस बनाइए। और माई चॉइस कैटेगरी में ONGC, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स और अशोक लेलैंड में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए टाटा स्टील। जिस तरह से एवरग्रांड का रेजोल्यूशन होता हुआ दिखा है, पहली जो इनको पेमेंट करनी थी उससे डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मेटल काउंटर्स में वापस से लौटती हुई दिखेगी। 1350 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, तो टाटा स्टील में आपको खरीदारी करना है। यहाँ पे अच्छे खासे लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। और इनफैक्ट ये एवरग्रांड के इशू के चलते जिस तरह से टाटा स्टील या फिर मेटल काउंटर्स की धुलाई हुई थी, और मुझे याद है टाटा स्टील में करीब 10% के आसपास की गिरावट हुई थी, कुशल मान के चल रहे कि आपको शायद वहाँ एक बेहतरीन रिवर्सल देखने मिलेगा। और शायद जो पहले लक्ष्य थे करीब 1400-1500 के आसपास के, वो फिर से टाटा स्टील छू सकता है। तो मेटल काउंटर्स पे खासकर नजर रखेगा। और इनफैक्ट जो फेड की कमेंट्री निकल के आई है उस पर ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं है।